नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड उसके एक हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। हमारे पास ये सारांश है और हम ये देखना चाहते हैं कि ये पैसों को लेकर जो हमारी सोच है या फिर जो मनी मैनेजमेंट है उस बारे में क्या खास बातें बताता है। हाँ, नमस्कार। और ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये सारांश ना दो बिल्कुल अलग नजरिए वाले पिताओं की कहानी बताता है। एक अमीर पिता, एक गरीब पिता। तो देखते हैं ये हिंदी सारांश उनके जरिए पैसों के सबक कैसे सिखाता है और उन दोनों की सोच में जो मुख्य फर्क है उसे कैसे सामने लाता है। तो आज का मकसद एकदम साफ है। इस हिंदी सारांश में से वो जरूरी सबक, वो आइडियाज निकालना जो शायद हमारी अपनी जिंदगी में भी काम आ सके। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये बात तो है। सिर्फ शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। दो पिता और पैसों को लेकर उनकी दो बिल्कुल अलग दुनिया। हाँ, मतलब ये आइडिया कि हमारे माँ बाप पैसे को कैसे देखते थे और उसका हमारी सोच पर कितना गहरा असर पड़ता है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। पर सारांश असल में इन दो अलग सोच के बारे में कहता क्या है? अमीर पिता और गरीब पिता में क्या फर्क बताया गया है? देखिए, सारांश इसी पे जोर देता है कि कैसे आपकी परवरिश, आपको मिली सलाहें, आपकी पैसों की समझ और आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती हैं। जैसे सारांश ये साफ दिखाता है कि जो अमीर पिता थे उनका फोकस संपत्ति बनाने पर था। एसेट्स जिन्हें कहते हैं। संपत्ति मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, भले आप काम न भी कर रहे हों। जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी या किसी बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी। वो मानते थे कि पैसे से और पैसा बनाना है। उनका सारा ध्यान इसी पर था। अच्छा, तो अमीर पिता का फोकस था संपत्ति बनाने पर और गरीब पिता, सारांश उनके बारे में क्या कहता है? उनकी सोच कैसी थी? सारांश के मुताबिक गरीब पिता, जो असल में लेखक के अपने पिता थे और काफी पढ़े लिखे भी थे, उनकी सोच थोड़ी पारंपरिक थी। जैसे खूब मेहनत से पढ़ो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक सुरक्षित पक्की नौकरी ढूंढ लो। हाँ, ये तो काफी आम सोच है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और उनका ध्यान देनदारियों पर ज्यादा था, लायबिलिटीज पर, यानी वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे बड़ा घर या नई कार जिसके लिए शायद लोन लिया हो। उनके लिए ना जॉब सिक्योरिटी, मतलब नौकरी की सुरक्षा, सबसे जरूरी थी। ये संपत्ति और देनदारी का फर्क, ये बहुत दिलचस्प है। क्या सारांश इसे थोड़ा और खोलकर समझाता है? क्योंकि अक्सर लोग अपने घर को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हाँ, और सारांश इसी आम धारणा को चैलेंज करता है। वो समझाता है कि संपत्ति सिर्फ वो है जो आपके लिए कमाई करे, पैसा लाए, और देनदारी वो है जिसके रखरखाव में या किस्तें चुकाने में आपका पैसा लगातार खर्च होता रहे। अच्छा। अगर आपका घर आपको किराया कमा कर दे रहा है तब तो वो संपत्ति है। लेकिन अगर आप उसमें खुद रहते हैं और हर महीने उसकी किस्तें, टैक्स, मरम्मत पर पैसा जा रहा है, तो वो असल में एक देनदारी बन जाती है। अमीर पिता का फोकस बस इसी पर था, ऐसी संपत्तियां जमा करो जिनसे कैश फ्लो बढ़े, पैसा आता रहे। समझ गया। तो ये सिर्फ पैसे कमाने या बचाने की बात नहीं है, ये तो एक पूरी सोच बदलने की बात है, एक मानसिकता, एक माइंडसेट का खेल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सारांश का निचोड़, उसका सार यही है। ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये उस मानसिकता को, उस सोच को अपनाने के बारे में है जिससे असल में दौलत बनती है। जैसे अमीर पिता की मानसिकता थी, ये पैसा मेरे लिए कैसे काम कर सकता है। वो हमेशा मौके ढूंढते थे जी। जबकि गरीब पिता की सोच थी, मुझे पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। वो पैसे के लिए काम करते थे। सारांश यही कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है, और इसके लिए लगातार सीखना जरूरी है कि पैसा काम कैसे करता है। और ये सीखना मतलब वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं, क्या सारांश इसे जरूरी मानता है? क्योंकि स्कूलों में तो ये सब सिखाते नहीं है। यही तो सबसे खास बात है इस किताब की और इस सारांश की। ये जोर देता है कि वित्तीय साक्षरता यानी पैसे की समझ शायद सबसे जरूरी शिक्षा है, और ये वो शिक्षा है जो हमें आमतौर पर स्कूलों या कॉलेजों में नहीं मिलती। सही बात है। अमीर पिता ने लेखक को ये शिक्षा असल जिंदगी के उदाहरणों से दी, अनुभवों से सिखाई, जबकि गरीब पिता, जो खुद एक शिक्षक थे, वो एकेडमिक पढ़ाई को ही सब कुछ मानते थे। तो सारांश का एक बड़ा संदेश ये है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी। किताबों से, मेंटोर्स से, अनुभव से सीखो, इंतजार मत करो। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को देखें, इस सारांश के मुख्य बिंदु क्या निकल कर आते हैं? मतलब एकदम निचोड़ क्या है? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं।
पहला, संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है और फोकस संपत्ति बनाने पर होना चाहिए। दूसरा, मानसिकता। सोच बदलनी होगी। पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखना होगा। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, वित्तीय साक्षरता की अहमियत को पहचानना और उसे खुद हासिल करने की जिम्मेदारी लेना। स्कूल के भरोसे नहीं बैठना। ये तो एकदम साफ हो गया, पर एक सवाल फिर भी मन में आता है। हाँ, पूछिए ना। क्या सिर्फ ये बातें जान लेना, ये कॉन्सेप्ट समझ लेना काफी है, या असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच को, अपनी आदतों को वाकई बदलते हैं, जैसे अमीर पिता ने सिखाया? ये सारांश कहीं ना कहीं हमें इसी सवाल पर छोड़ देता है ना? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, ज्ञान होना पहला कदम है बेशक, पर उसे अमल में लाना और अपनी सोच को वाकई बदलना, असली चुनौती तो वही है। सही कहा। और जाते जाते शायद एक और बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। जब हम अपने पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेते हैं, तो क्या हम ये पहचान पाते हैं कि हमारे अंदर से कौन सी आवाज आ रही है? क्या वो अमीर पिता वाली आवाज है जो मौके और ग्रोथ देख रही है, या फिर वो गरीब पिता वाली आवाज है जो डर और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे रही है? और हम इन दोनों ही आवाजों से क्या सीख सकते हैं अपने लिए?